हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का 9वां चैप्टर देखेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने 8वां चैप्टर बताया था। तो आप अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, आज का हमारा 9वां चैप्टर रहने वाला है और इसका जो नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर है। तो देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे 8 चैप्टर को एक-एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम में, विशेषकर से जब हम यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस या आयोग का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम पहला हेडिंग देखेंगे, लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो आपको ये डेट याद रखनी है। लगभग जो है वो 3000 साल पहले उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ था। देखिए, मैंने शुरू से आपको बताया है कि जब आरंभिक मानव थे वो इधर-उधर घूमते थे, इसी के साथ जब लोहे का आविष्कार हो गया, यानी लोहे का उन्होंने प्रयोग करने लगे, तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें महाजनपद की ओर अग्रसर हो गई। तो हम आगे इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो लोहे के औजार से बढ़ते प्रयोग का प्रमाण लगभग 2500 वर्ष पहले मिला है। तो लोहे का जो औजार है उसका जो प्रयोग है उसका प्रमाण हमें कब मिला है, तो लगभग जो है आप देख सकते हैं कि 2500 वर्ष पहले मिला है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जितने भी महापाषाण कब्रें हैं उनमें लोहे के औजार और हथियार की जो संख्या है बहुत अधिक संख्या में हमें प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए उठाए गए कदम। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कदम यानी जो स्टेप उठाए गए हैं उन्हें हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंचाई। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुई, जिसके लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। देखिए, जिस तरह से कृषि के विकास के लिए नए औजार बनाए गए, रोपाई प्रारंभ हुई, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले 8वें चैप्टर में ये मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि औजार आ गए, यानी कि पहले लकड़ी के फाल हुआ करते थे, फिर उसके बाद जब लोहे के फाल आ गए तो कृषि में उन्नति हुई, कृषि में जो वृद्धि हुई, इसी के साथ रोपाई लोग करने लगे। और जैसे कि पहले छिड़काव होता था, उसके बाद रोपाई करने लगे, फिर उसके जो बीज होते थे उनको रोपते थे, तो इससे कृषि में जो है उन्नति हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 8वें चैप्टर में बता चुकी हूँ। तो देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, औजार हो गया, रोपाई हो गया, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर पानी से सिंचाई नहीं होगी तो फिर फसल में पैदावार ज़्यादा नहीं होगी, फसल का जो पैदावार है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहर बनाए, कुएं बनाए, तालाब बनाए और कृत्रिम यानी इन्होंने कई प्रकार के जलाशय भी बनाए। सिंचाई द्वारा परिवर्तन, अब हम देखेंगे कि सिंचाई द्वारा क्या परिवर्तन हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, इससे पहला परिवर्तन यही देखने को मिला कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। जब सिंचाई लोग करेंगे तो देखिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी। पहले जो है वो सिंचाई नहीं होती थी तो उत्पादन की अनिश्चितता रहती थी कि जो फसल होगा या नहीं होगा, लेकिन जब से सिंचाई आ गई तब से जो है किसानों को लाभ होने लगा और जो उत्पादन की अनिश्चितता थी वो घटने लगी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। देखिए, कर जो किसान टैक्स लेते थे, कर देते थे, तो उनको देखिए जब कृषि का उत्पादन होने लगा तो उनको इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो आसानी से अपना कर चुका सकें। गाँव में कौन रहते थे? देखिए, अगली हेडिंग है हमारी, गाँव में कौन रहते थे? देश के उत्तर हिस्सों में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट नेट में यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ग्राम भोजक कहलाता है, 4-5 ऑप्शन दे देंगे। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि देश के उत्तर हिस्सों में गाँव का प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। ठीक है। गाँव का प्रधान पद आनुवंशिक का पद था। जो गाँव का प्रधान का पद था वो आनुवंशिक पद था। आनुवंशिक मतलब जैसे कि मेरे पापा हो गए, मेरे पापा का बेटा, इस तरह से जो सारी चीज़ें चलती हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको वंश के बारे में भी बताया था। तो देखिए, गाँव का जो प्रधान था वो
प्रधान का पद अनुवांशिक पद था। गांव में 3 प्रकार के लोग रहते थे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट में आपसे इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? बेल्लला कहा जाता था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हलवाहों को क्या कहा जाता था? उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कैडिशियर कहा जाता था। दास को आदिमई कहा जाता था। तो देखिए ये चार चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है। स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। जो स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। देखिए ये जो जितने भी प्रश्न हैं छोटे छोटे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। संगम साहित्य तमिल की प्राचीनतम रचनाएं हैं। संगम साहित्य क्या है? तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या है? तो संगम साहित्य है। संगम से भी देखिए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। तो इन्हें संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के जो साउथ में है कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। तो संगम साहित्य की जो रचना है वो 2300 साल पहले की गई थी। डेट को बिल्कुल आपको याद रखना है। अगली हेडिंग है नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो आम लोगों में कहानियाँ प्रचलित थी उन्हें जातक कहा जाता था। जातक किन्हें कहा जाता था? जो कहानियाँ होती हैं जो प्रचलित होती हैं उन्हें जातक कहा जाता है। जातक का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। तो विशेष रूप से देखिए जातक में क्या है, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि जातक में क्या है। तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्राचीन नगरों, शहरों, गांवों पर फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को जानकारी मूर्तिकार ने कलात्मक ढंग से उकेरा है। देखिए प्राचीन नगरों, शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन के बारे में हमें जानकारियां जो मूर्तिकार हैं उनके कलात्मक जो भी उन्होंने किया है उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि सांची की मूर्तिकला जो मध्य प्रदेश में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी बार आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है, वनडे टाइप के एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, नोट कर लेना है। जो भी चीज़ें आपको अपने अपने तरीके से इम्पोर्टेंट लगे अपने हिसाब से आप उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, जिससे कि आप बाद में उसे रिवीजन कर सकें। तो सांची की मूर्तिकला कहाँ पर है? यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में है। शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप का मतलब होता है गोलाकार कुआं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि वलय कूप का मतलब क्या होता है। तो गोलाकार कुआं होता है। महलों बाजारों का आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। देखिए महलों का, बाजारों का या आम लोगों के घरों का जो अवशेष है, यानी अवशेष मतलब जो बचा हुआ चीज़ रहता है, उनका जो अवशेष है हमें बहुत कम मिला है। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। हमें अवशेष बहुत कम मिलते हैं। इसका कारण ये भी बताया जाता है कि हो सकता है कि इनके जो आम लोगों के घर मिले हैं ये लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों तथा छप्पर से बने होने के कारण ये नष्ट हो गए थे, इसलिए हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। पुरातात्विद इनकी भविष्य में खोज कर सकते हैं। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये इनकी खोज भविष्य में कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी नाविक और यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। देखिए प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो नाविक होते हैं, यात्री होते हैं, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमें प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। जब लोग पहले व्यापार किया करते थे, जो व्यापारी होते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। तो ये सारी जो भी प्राचीन शहर हैं इनके बारे में हमें जानकारी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई चीज़ों से प्राप्त होती है। भरूच देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भरूच बेरीगाजा यूनानी नाम। भरूच का यूनानी नाम क्या है? तो बेरीगाजा है इसका यूनानी नाम। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ऑप्शन में बेरीगाजा पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। भरूच गुजरात राज्य में स्थित ऐतिहासिक नगर है। भरूच क्या है? तो ये गुजरात में है और गुजरात में ऐतिहासिक नगर है। मौर्य काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो भरूच है वो मौर्य काल का, मौर्य पीरियड का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। भरूच बेरीगाजा से शराब, तांबा, टीन, शीशा, कपड़े, सोना, चांदी के सिक्के का आयात किया जाता था। तो भरूच से क्या आयात किया जाता था? शराब,
तांबा, टीन, सीसा, कपड़े, सोना चांदी के सिक्के, ये सारी चीज़ें कहाँ से आयात की जाती थी? तो ये भरूच से लाई जाती थी। ठीक है, भरूच से हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, सूती कपड़ा, रेशम आदि का निर्यात भी किया जाता था। देखिए, तो भरूच से जो है वो हिमालय से जो भी जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती थी, हाथी की दांत, सूती कपड़ा, रेशम आदि, ये सारी चीज़ें भरूच से जो है वो निर्यात की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे सिक्कों के बारे में। देखिए, सिक्का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्कियोलॉजी से नेट का एग्जाम देते हैं तब तो उसमें भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कॉइन्स से। ठीक है, पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। पुरातात्विद जो थे उन्हें इस युग के हजारों सिक्कों मिले हैं, जिसमें सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का है। देखिए, यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सबसे पुराना सिक्का का क्या नाम है। तो आहत सिक्का सबसे पुराना सिक्का है, जिसे पंचमार्क क्वाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको आमतौर पर इससे भी जाना जाता है, जो करीब 500 साल पहले चलाए गए थे। तो जो पंचमार्क क्वाइन थे यानी आहत सिक्के थे, वो लगभग 500 साल पहले चलाए गए थे। आहत सिक्का धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष या ठप्पा मारकर पीट कर बनाया जाता था। जो आहत सिक्का होता था उसे धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष या ठप्पा मारकर या फिर पीट कर उसे आहत सिक्कों को बनाया जाता था। ठीक है, देख लेते हैं अब आहत सिक्के का जो प्रकार है वो किस प्रकार था। तो आहत सिक्के मुख्यतः त्रिकोण, चतुष्कोण, पंचकोण, षटकोण और गोल तथा अंडाकार अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो आहत सिक्के हैं वे हमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। जो मथुरा है, आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। तो 2500 सालों से ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा यातायात व्यापार के मुख्य रास्तों पर था। जो मथुरा था वो व्यापार और यातायात के मुख्य रास्ते पर ही था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। तो जो मथुरा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें अनेक मंदिर थे और इसी के साथ मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। तो मथुरा काफ़ी इम्पोर्टेंट नगर था उस समय। ठीक है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था। देखिए, उस समय जो मथुरा था वो बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र भी था। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी थी। देखिए, लगभग 2 साल पहले जो है मथुरा को कुषाणों के द्वारा राजधानी भी बनाई गई। मथुरा में बौद्ध विहार और जैन विहार हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। देखिए, मथुरा विशेष रूप से कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इसके साथ साथ बौद्ध विहार थे, यहाँ पर बौद्ध विहार है और जैन विहार भी है। और इसी के साथ कुषाणों के द्वारा मथुरा को अपनी राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखनी है। आगे देख लेते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। देखिए, जो पुरास्थल है वहाँ से शिल्पों के नमूने मिले हैं। मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तर काले चमकीले पात्र कहा जाता था। देखिए, जो पुरास्थल है वहाँ से मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अगर आप आर्कियोलॉजी से नेट का एग्जाम देते हैं, आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व, तो इस सब्जेक्ट से अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तब आपसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार में पूछी जाती हैं। कॉइन्स हो गया जो मैंने ऊपर बताया, सिक्का, और ये सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल बारीकी से पूछी जाती है। तो अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से और जो है बिल्कुल एक एक चीज़ को बढ़िया से समझिए। अब हम आगे देखते हैं। इन बर्तनों को उत्तर काले चमकीले पात्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि ज़्यादा उपमहाद्वीप के उत्तर भाग से मिले होते थे, जो कि काले होते थे और इनमें खास चमक होती थी। देखिए, इन्हें उत्तर काले चमकीले पात्र क्यों कहा जाता था? इसका एक ये रीज़न था कि ये जो बर्तन है वो ज़्यादातर उत्तर महाद्वीप के उत्तर भाग से मिले हैं, इसलिए उन्हें उत्तर कहा गया। और ये काले थे इसलिए इन्हें काले कहा गया। और इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती थी, इसलिए इन्हें चमकीले कहा गया। पात्र मतलब बर्तन, तो उत्तर काले चमकीले पात्र इसलिए इन्हें कहा गया।
आगे देखते हैं, अनेक शिल्पकार एवं व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। देखिए ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि श्रेणी किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। देखिए जो शिल्पकार और व्यापारी थे वे अपने छोटे छोटे संघ बनाते थे जिन्हें कहा क्या कहा जाता था, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको याद रखनी है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, देखिए अरिकामेडु भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर है, पुदुचेरी में है। तो लगभग 2200 साल से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था यानी बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से जहाज से सामान उतारे जाते थे। तो अरिकामेडु जो है वो लगभग 2500 साल से लेकर 1900 साल पहले एक बंदरगाह था, जहाँ यहाँ से जो क्या होता था कि दूर दूर से जो सामान जहाज आते थे उनसे सामान उतारे जाते थे। अरिकामेडु में एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अरिकामेडु से हमें एक ढांचा मिलता है जो संभवतः ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक गोदाम रहा होगा उस समय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा एनफोरा जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इन्फोरा देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इन्फोरा विशेष रूप से देखिए एक स्थान का नाम है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर अरिकामेडु से एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के एरेटाइन पात्र से जाना जाता है। एरेटाइन पात्र से जाना जाता है। तो देखिए एटेराइन जो है ये एक जगह का नाम है जो कहाँ है, इटली का एक शहर है। इसी के नाम से इस पात्र को मतलब इस टाइप के मुहर लगाए जाते थे, एरेटाइन मुहर लगाए जाते थे। ठीक है, अरिकामेडु से छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। देखिए हमें अरिकामेडु से छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों के रंगाई के पात्र या बर्तन रहे होंगे। अरिकामेडु से हमें कुंड मिले हैं जो संभवतः यह दर्शाता है कि वहाँ पर कपड़ों की रंगाई होती थी। आगे हम देखते हैं ब्राह्मी अभिलेख। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो प्रारंभ में है वो तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। तो देखिए आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगी। तो बाकी हम देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण हमें इस अध्याय में जो भी डेट है उनके बारे में हम देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 3000 साल पहले हुई थी। देखिए सब में आप लगभग जोड़ लीजिए क्योंकि कोई भी डेट एग्जैक्ट डेट नहीं है। लोहे के प्रयोग की बढ़ोतरी नगर आहत सिक्का, ये हमें 2500 साल पहले देखने को मिला है। संगम साहित्य रचना की शुरुआत कब हुई थी, 2300 साल पहले। तो सब में आप लगभग जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। अरिकामेडु पत्तन यानी बंदरगाह, तो 2200 से 1900 साल पहले। तो ये आज हमारा 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से उसको आप नोट कर लीजिए जिससे कि आप बाद में रिवीजन कर सके। अगर आप एक दिवसीय एग्ज़ाम देने वाले हैं तब तो आप केवल जो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपको लगे उसे लिखिए। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसमें जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख सकते हैं। बाकी अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तब तो आपके अंदर एक समझ विकसित होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा घुमा के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप एनसीईआरटी का और भी क्लास देखना चाहते हैं, क्लास का वीडियोस देखना चाहते हैं 1 से लेकर 8, तो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहीं से जो है वो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स में कर आप दे सकते हैं। थैंक यू।